5 के प्रहार में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और आज का मुद्दा है बजरी माफिया बेलगाम सियासी संग्राम। प्रदेश में बजरी खनन के मुद्दे पर सियासी जुबानी जंग किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी कांग्रेस दोनों हमलावर हैं। बजरी खनन माफिया के खूनी संघर्ष की खबरें आए दिन आती रहती हैं। अब ताजा तस्वीर नागौर के रियाबड़ी से सामने आई है, जहां अवैध बजरी खनन और परिवहन का विरोध कर रहे गांव वालों पर माफिया ने कैंपर चढ़ा दिया। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अब अजमेर रेफर करना पड़ा है। आए दिन बजरी माफिया हमला करते रहते हैं और इस पर सियासी वार पलटवार भी होते रहते हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि बजरी माफिया हावी हो गए हैं सिस्टम पर। इस पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस राज में बजरी माफिया का वर्चस्व रहा था, अब कमर टूट रही है। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर बजरी माफिया का आतंक कैसे खत्म होगा, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। तो बजरी माफिया पर आपने देखा किस तरीके से लगातार सियासत हावी है, लेकिन हमें सियासत नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए और इसीलिए खास पैनल आज हमने बुलाया है। सुरेश गर्ग बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही डॉक्टर सुमित गर्ग कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत सर आपका। योगेंद्र जोशी तेज तर्रार पुलिस अधिकारी रहे हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी का बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही आरएलपी से भी हमने आज प्रवक्ता बुलाए हैं, मानाराम होलिया, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले लेकिन आपके पास मैं आऊंगी सुमित गर्ग जी। सुना होगा आपने मदन राठौर तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अरे आप क्या सवाल उठा रहे हैं, ये जो बजरी माफिया पैदाइश है ये कांग्रेस की पैदाइश है। जी नमस्कार जी। इस प्रदेश का हाल ये हो गया है बजरी माफियाओं को लेके कि सैया भये कोतवाल तो अब डर का है का। अखबार रोज भरे हुए आते हैं बजरी माफियाओं से लेकर, लेकिन सरकार पर जू नहीं रहेंगे कि हम अक्षम में है। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश की जो सरकार है, प्रशासन है, वो पुलिस है, वो सहयोग नहीं कर रही है, इसके चलते हम बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो मुन्ना जी, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब सरकार ही मिली हुई है, जब सरकार के मंत्री सरेआम कैबिनेट मिनिस्टर अपने आप में जो सरकार होता है मीडिया के सामने आके कह दे कि सरकार 7 करोड़ रुपए रोज की बजरी का भ्रष्टाचार कर रही है, मतलब 2,500 करोड़ रुपए साल की बजरी सरकार गैर कानूनी तरीके से बजरी से कमा रही है, तो इस प्रदेश का क्या होगा। तो ये अपनी गरिबान में झांक के देखे, अतीत का सहारा लेकर अपने आज के कृत्यों को छिपाने की कुचेष्टा नहीं करें। ये बजरी जो है कहीं ना कहीं ठीक है सुरेश गर्ग जी, सवाल दाग दे गए सुमित गर्ग जी की तरफ से। वो हाई कोर्ट के स्टेटमेंट को कोड इनकोड कर रहे हैं। मनोराग जी, मैं आज अशोक गहलोत जी का खुद का स्टेटमेंट था। अशोक गहलोत जी ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि उनके कार्यकाल में पूरे 5 साल तक बजरी माफिया हावी थे। और आपने देखा होगा कि इनके कार्यकाल के अंदर जो खान मंत्री प्रेम भाया जी है, तो उनके क्षेत्र के एमएलए भरत सिंह जी ने खुलेआम आरोप लगाया था कि ये खान मंत्री नहीं है, खान माफिया है। खुलेआम कांग्रेस के अंदर आरोप लगाया था कि ये खान मंत्री नहीं, खान माफिया है। तो आपको ये जानकर पता कि मतलब आप पूरे 5 साल तक राजस्थान के अंदर बजरी माफिया किस तरीके से फल फूल रहे थे। हमारी सरकार आने के बाद में हमने उन बजरी माफियाओं की कमर तोड़ी है, हमने उस पर अंकुश लगाया है। मनोराग जी आप देखेंगे 2023-24 के अंदर 7,260 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति होती है, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में प्रथम वर्ष में ही हमने 9,500 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई है। 24% राजस्व ज्यादा प्राप्त किया। 22-23 के राजस्व के कंपैरिजन में 23-24 का राजस्व इनका मात्र 3% था, हमने उसको इंक्रीज करके 24% पे लाए, 9,500 करोड़ रुपए के लगभग की राजस्व। इसके बाद में इन्होंने छोटे छोटे पट्टे का जो ऑक्शन है वो बंद कर दिया था। देखिए आप, और हमारी सरकार आने के बाद में लगभग हमने 255 प्लाटों का ऑक्शन किया, और वो भी 2,000 करोड़ रुपए प्रीमियम पे। अब आप बता दीजिए कि खनन माफिया के साथ कौन था? कांग्रेस थी। खुद अशोक गहलोत जी ने आज एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मेरे कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार होता था। जब अशोक गहलोत जी ने खुद वीसी के अंदर रोक के बोलना पड़ा कि हाँ, हमारे कार्यकाल के अंदर खनन माफिया पनपे हुए थे। इन खनन माफियाओं की जब भारत ने इसमें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भजन लाल जी की सरकार ने खनन माफिया पे अंकुश लगाया, तो इनको दर्द होने लगा। का काम तो हमने किया है
और ये रॉयल्टी बड़ी है, ये इस बात हम का कर सबूत रहे हैं। है। अरे FIR मनोज जी, सजा मैं हमारे यही दर्ज कह रहा हुई हूं है, कि एक्शन इनकी हमने कमर लिया है। तोड़ने के बाद में आज अशोक गहलोत जी को दर्द हो रहा है। अशोक गहलोत जी को दर्द हो रहा है। जब इनकी कमाई मारी गई थी, जब प्रेम बाया के ऊपर आरोप लगाया गया था, तब अशोक गहलोत जी कहां थे? जब ओपन में भरत सिंह जी ने आरोप लगाया था कि ये खनन मंत्री नहीं है, खनन माफिया है, ओपन में लेटर लिखा था, तब ये कांग्रेस के प्रवक्ता कहां चले गए थे? मैं बता हमने देता हूं राजस्व की सुरेश बढ़ोतरी जी, की है, आप खानों एक का आवंटन व्यक्ति के किया, आरोप को भरतपुर कोट करते डांग हो। के अंदर अरे बड़े बेचारा दुख का बाबा विषय ने है। 551 सुप्रीम कोर्ट किलोमीटर का भारत की आंदोलन किया, और इसके राजस्थान की बाद में उच्च उसको न्यायालय आत्मदाह आपकी करना पड़ा था इनकी सरकार पर लापरवाही की प्रश्न वजह चिन्ह से। लगाती है, इन्होंने आपको केवल हिम्मत नहीं खान होती है, माफिया को शब्द बोल दो। ओपन अरे पाया सुप्रीम और कोर्ट ने कुछ कहा नहीं है किया। और ये हाई कोर्ट ने कहा, उससे बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है क्योंकि बोल नहीं सकते, मुंह काला है। एक बजरी की दलाली में पूरी सरकार काली हो गई है, हर ये लिप्त है, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। एक हमारे नेता ने आरोप लगाया, उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है इनकी हिम्मत हो तो यार आके किरोड़ीलाल मीणा को उस बयान के खंडन कर दे कि उन्होंने गलत बोला। मैं मुंजाजी चैलेंज करता हूं आपके चैलेंज पे सुरेश गर्ग को कि ये कहे। मैं कहता हूं कि हाँ, जो हमारे नेता ने कहा वो गलत था, व्यक्तिगत द्वेष की भावना से प्रेरित होकर कहा होगा। अब ये कह के बताए कि किरोड़ीलाल मीणा ने जो 7 करोड़ रुपए रोज की बजरी चोरी के इनकी सरकार पर आरोप लगाए, उसके खिलाफ एक शब्द बोल दे, ये नहीं बोल सकते, इनकी हिम्मत हो तो कह के बता दे कि सुप्रीम कोर्ट भारत की ने जो कहा वो गलत कहा। इनकी हिम्मत हो तो ये कह के बता दे कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो कहा वो गलत कहा। अरे मुन्ना जी, आंकड़े जो है अपराध के, अपराधियों को गिरफ्तार करने के, मामले दर्ज करने के, इनकी सरकार में आगे हो गए। एक मिनट सुरेश जी, एक मिनट शांत हो जाइए, एक एक करके बोलिए। लगातार पैरेलली बोलेंगे तो दर्शकों तक आप लोगों की बात नहीं पहुंच पाएगी। आप जो संदेश देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी जनता तक पहुंचे वो बात, दर्शकों तक पहुंचे। गंभीर यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, मामला ये सीधे आम लोगों से जुड़ा हुआ है। हिम्मत इतनी लोगों में आ रही है, इन लोगों में इतनी हिम्मत आ रही है कि आम लोगों पर गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं। पुलिस को कुछ नहीं समझ रहे, अधिकारी को कुछ नहीं समझ रहे। एक मिनट सुमित जी शांत हो जाइए। आपके सवाल, आपके जवाब हो गए। सुरेश जी एक मिनट आप भी शांत हो जाइए। अब यहाँ पर सुरेश जी मुझे ये बताइए, किरोड़ीलाल मीणा का जिक्र कर रहे थे सुमित जी, उन्होंने कहा था ना टोक के बनास में हर दिन करोड़ों रुपए की बजरी खनन हो रहा है। आप ही के मंत्री है ना? मनु जी, मैं यही कह रहा हूं। मनु जी, आप अरे हमारे मंत्री कह रहे हैं ना, हमने का एक्शन लिया ना, तुरंत एक्शन लिया ना। हमारे मंत्री का बोलते रहे, उसके बाद में एक्शन लिया ना, खनन माफियों के ऊपर कार्रवाई हुई ना, हमने खनन माफियों के ऊपर कार्रवाई की ना। लेकिन बता दीजिए, भरत सिंह जी ने आरोप लगाया, इसके बाद अशोक गहलोत जी ने कोई कार्रवाई की हो तो प्रेम बाया के ऊपर आरोप, ओपन में आरोप लगाया था भरत सिंह जी ने। इसके बाद में सुमित गुदारा का इस पे आ चुका है रिएक्शन। उन्होंने कहा था कि हमने चेक पोस्ट वहां पर बनाए हैं। कार्रवाई की कोई, अब माना राम को लेकर आना चाहूंगा। चेक पोस्ट उन्होंने बनाए हैं, अभियान चलाया है, अवैध खनन बजरी माफिया के खिलाफ हमने वहां पर कंट्रोल किया है। ये बात पुरानी हो गई सर, ये बात पुरानी हो गई। ठीक है, आपने फैक्ट्स आप लेकर आए थे, आपने निशाना साध दिया, वो आपका लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन मौजूदा सवाल अभी भी बना हुआ है। सरकार गई, सरकार आई, 5 साल के अंदर 10,000 अवैध खनन के केसेस आए हैं, साथ ही 25 लोगों की मौत हो गई है। ये सरकारी आंकड़ा मैं बता रही हूं। माना नाम ढोलिया जी, क्या वजह है कि सिस्टम लाचार नजर आ रहा है अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ? मनोज जी देखिए, मैं इनको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर डिबेट में लड़ाई कर रहे हैं। इन दोनों की वजह से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने बजरी माफिया की कमर तोड़ने का काम हमने किया, लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं कि आपने बजरी माफिया की कमर तोड़ने का कार्य नहीं किया। आपने आम जनता को उनकी कमर तोड़ने का काम किया। बजरी माफिया ने, बजरी माफिया से आम जनता की कमर तोड़वाने का कार्य बीजेपी सरकार कर रही है। आप देखिए, रियाबड़ी के अंदर 11-12 लोग कुचले जा चुके कैंपरों से। ये दुर्भाग्य, ये इनको कभी दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस की सरकार में चाहे भाई शंकर मीणा जो टोंक के थे, उनकी हत्या हुई थी। ये बड़े सारे मतलब दर्जनों लोग, 30-40 लोगों की हत्या ये बजरी माफिया कर चुका है। और ये बजरी माफिया की कमर नहीं तोड़ रहे, आम जनता की गाड़ियों के द्वारा, कैंपरों के द्वारा बजरी माफिया से कमर तोड़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये उदाहरण आपको कल देखने को मिला रियाबड़ी के अंदर। वहां पर आप देखिए, 20 गांवों में कुओं के अंदर पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं है? क्योंकि अवैध खनन हो रहा है। सरकार का नियम है कि 3 मीटर से ज्यादा खुदाई नहीं कर सकते।
वहां पर कुओं में पानी सूख गया था। 45 साल बाद में कुओं में वापस पानी आया है। ग्रामीण सुरेश गर्ग मांग जी, कर आपके रहे लिए हैं बड़ा आधुनिक मुश्किल शहर। होने वाला है। आरोपी के भी तीर जो है वो आपकी तरफ है। और सुमित जी तो बढ़िया होमवर्क करके लाए हैं, वो अखबार की कटिंग दिखा रहे हैं। सर ये खबरें न्यूज 18 राजस्थान ने भी दिखाई है। अवैध खरीदी की जो खबर है वो लगातार न्यूज 18 भी दिखाता है। और ये रियाबड़ी की खबर तो लेटेस्ट ही है। नहीं सुरेश जी मुझे बताइए, सुरेश जी मुझे बताइए, आपके ने कमर तोड़ दी तो ये क्या हो गया रियाबड़ी में? आप देखिए, एक मिनट, शांत शांत शांत, धैर्य रखिए, एक एक करके बोले, शांत। अरे ये आप लोगों की रैली नहीं चल रही है भाई। किसी बात के लिए दंडित किया गया दूसरे सुमित जी आपको मौका मिलेगा, सुमित जी आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। सर आप अपनी कटिंग दिखा चुके हैं, जनता देख रही है आपकी बात। सुरेश जी, आरएलपी भी सवाल पूछ रही है और कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है। वो कह रहे हैं कि आपने कमर तोड़ दी तो फिर ये हुआ क्या रियाबड़ी में? कैसे 11 लोगों को कुचल दिया? कहां से हिम्मत आ रही है ना अवैध बजरी खनन माफियाओं में? तो साहब 255 खानों का आवंटन किया, 2000 करोड़ रुपए के ज्यादा का प्रीमियम संरक्षण है, एसपी का संरक्षण है। वहाँ के जो लोकल थाना, लोकल जो वहाँ के एमएलए है, ज्योति मिर्धा है, ये 4-5 लोग मिलके कार्य कर रहे हैं बजरी का। और तभी इनकी सरकार है। पुलिस कुछ कर नहीं रही, आम लोग कुचले जा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि शांत राजस्थान, कितना बिहार का नाम लिया जाता था, यूपी का नाम लिया था, उससे भी ज्यादा तर्ज पे यहाँ पे अपराध बढ़ गए हैं। आप देखिए आने वाले समय में प्रदेश ऐसी स्थिति अगर रहेगी तो कहाँ चला जाएगा। मनु जी, आप ये बड़ा निशान है, सवालिया निशान है इनके ऊपर, बीजेपी वालों के ऊपर। आप ये राम का नाम लेके राज के अंदर आते हैं और रावण से भी बदतर कार्य मनु जी ये करते हैं। आम जनता, गरीब आदमी जो आंदोलित है उनके ऊपर सियासी बयानबाजी बहुत हो गई है। मैं जरा पूर्व पुलिस अधिकारी को लेकर आना चाहूंगी। योगेन जोशी जी, मेरा आपसे सवाल है कि आखिरकार ये बताइए, सिर्फ एक सरकार की बात नहीं, आखिरकार ये हिम्मत अवैध खनन माफियाओं के अंदर कहां से आ रही है, बजरी माफियाओं के अंदर कहां से आ रही है कि वो आम आदमी को कुछ नहीं समझते, उन पे गाड़ी चढ़ा देते हैं। पुलिस वहां पर डंडा हाँकने जाती है, जान बचाकर उन्हें सवाई माधोपुर में आपने देखा था भागना पड़ा था। तो ना पुलिस अधिकारी को समझ रहे हैं कुछ, ना सिस्टम को कुछ समझ रहे हैं, ना आम आदमी को समझ रहे हैं। ये हिम्मत कहां से आ रही है इनमें? मनु जी, ये हिम्मत कहां से आ रही है ये राजनीतिक दल अच्छी तरह से समझते हैं। जिसका पहले शासन था वो भी जानते हैं कि बजरी माफिया कौन है। अरे भाई, बजरी माफिया नाम क्या है? बजरी कोई जेब में रख के लाई जाती है, थैले में रख के लाई जाती है? कोई इसमें एक चरस गांजा या हथियार है क्या? ये बजरी तो ट्रैक्टर और ट्रकों में आती है और हर जगह नाके लगे हुए हैं, हर जगह खनन के नाके हैं, पुलिस लगी हुई है, फिर भी आ रही है। तो ये बजरी माफिया नहीं है, ये क्या है? राजनीति और पुलिस, खनन विभाग और ग्रामीण लोगों का एक मिलीभगत है, जिसकी वजह से ये बजरी माफिया कहलाते हैं। और मैं ये कह दूं, जिसकी भी सरकार होती है वो अपना फायदा उठाने के लिए इनका उपयोग करती है। जैसलमेर में पहले किया गया था उपयोग, और जैसलमेर में लूनी नदी में कई झगड़े हुए थे अभी थोड़े दिन पहले, वहां भी क्या हुआ था ये सबको पता है। और अभी दिल्ली से एक जानते आए थे, वो यहाँ की बजरी का सैंपल ले गए, तो यहाँ की बजरी दिल्ली तक जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक राजनेता, पुलिस, खनन विभाग और बजरी से काम करने वाले लोग एक लाइन में खड़े रहेंगे, तब तक इसको माफिया कहते रहो, एक दूसरे पे ढोलते रहो और दबाव डालते रहो। अब क्या है कि जैसे पिछली वाली सरकार को जो पैसे देते थे बजरी वाले, अब वो थोड़ी देते हैं, अब तो इस सरकार को देंगे भाई। तो अब वो पिछली सरकार को नहीं दे रहे, तो अब उनको तो परेशानी आती है। बजरी माफिया जिनको ये कह रहे हैं वो तो एक ही हैं, बदलते थोड़ी हैं। जिनको पहले ठेका दे रखा था उन्हीं को अब ये ठेका दे रहे हैं। तो भाई जो ये तो ठेकेदार बदल गए। अगर उनको बजरी माफिया पहले देते थे अब नहीं देंगे तो भाई परेशानी तो सबको आएगी। तो इसलिए बजरी माफिया कोई नहीं है। रिएक्शन दीजिएगा सर, ये सरकारी आंकड़े भी बताते हैं। मैं सरकारी आंकड़े बता रही हूँ 2024 के सदन के अंदर ही जवाब दिया गया था आपकी सरकार की तरफ से, जब नेता प्रतिपक्ष ने सवाल पूछा था अवैध खनन को लेकर, तो उन्होंने बताया है कि हर दिन औसतन 6 अवैध के मामले सामने आ रहे खनन के।
मनु जी, मैंने आपको क्या कहा, हमारी सरकार आने के बाद में बजरी माफियाओं की कमर तोड़ी है। अब आप ये योगेंद्र जी तो देखिए कह रहे कि चढ़ावा हमारे चढ़ रहा राजस्व है। की प्राप्ति योगेंद्र जी कह रहे चढ़ावा चढ़ रहा है। 24% राजस्व की प्राप्ति बढ़ी है। 7,460 करोड़ रुपए से 9,007 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करना। सुमित जी, आप फिर जम कर गए, इतनी जल्दबाजी क्यों है सुमित जी आपको? आपके पास मैं आऊंगी सर, आपका टर्न है तभी आप बोले। 2,000 करोड़ रुपए प्रीमियम पे ऑक्शन करना, ये आप देखिए हमारी उपलब्धि किस तरीके से अपने राजस्व की और नकेल डाली है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद ने बोला है कि अरे भाई ये तो 2018 से 2023 के बीच में। सुमित जी सही तरीका नहीं है, सुमित जी तरीका सही नहीं है। आपसे सवाल पूछा जाए आप तब जवाब दीजिएगा। आज अशोक गहलोत जी को एक्चुअली में केंद्र में जगह नहीं मिल रही और राजस्थान में जगह नहीं मिल रही, तो अपने प्रदेश बताने के लिए उलोल जुलोल के स्टेटमेंट देना चालू कर दिया इन लोगों ने। ठीक है मिथिलेश जामिनी जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ जिस नेक्सस का जिक्र यहाँ पे योगेंद्र जोशी जी ने किया है कि पुलिस सिस्टम और अवैध माफियाओं का ये पूरा एक नेक्सस है, इसे तोड़ने की हिम्मत सरकार क्या नहीं जुटा पा रही है? देखिए मनु जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर भजनलाल जी एंटी टेररिस्ट फोर्स बना सकते हैं, एंटी गैंगस्टर फोर्स बना सकते हैं, तो एंटी बजरी रोकने के लिए एक फोर्स क्यों नहीं बना देते, जिसमें एक एसपी लगा दीजिए, 7 एडिशनल एसपी लगा दीजिए और उनकी पूरा उन पर वॉच रखिए, तब तो ये सिस्टम सुधर सकता है। अब हालात क्या है कि एक तहसीलदार आता है रियाबड़ी में और वो रियाबड़ी में आकर क्या करता है कि जो गोचर की भूमि होती है उसको गैर मुमकिन आबादी की जमीन में कन्वर्ट कर देता है और ये खेल हो जाता है, जिससे पूरे देश में राजस्थान की बहुत बदनामी हुई है कि कैंप पर से कुचल दिए गए। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। यानी वहां लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पिछले दिनों आरएलपी के हनुमान बेनीवाल वहां गए थे और उन्होंने कईयों पर आरोप लगाए, कई उन्होंने सोशल मीडिया पर घेरा एसपी को, तमाम लोगों को, जब डीजीपी साहब एक्शन में आए और रात को 3 बजे समझौता हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत जी आज बहुत बात कर रहे हैं बजरी माफिया की। उन्होंने सदन में एक बार राजेंद्र राठौड़ जी से यह भी कहा था कि जब वसुंधरा जी की सरकार थी रोज 5 करोड़ आते थे, कहां जाते थे। तो ये बजरी का खेल अनवरत चल रहा है। और अशोक गहलोत जी ने आज एक परिवारवाद की बात और कही है। अशोक गहलोत जी भूल गए कि मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में है भजनलाल जी, उनका तो परिवारवाद दिख नहीं रहा, लेकिन आपने अपने बेटे को 2 बार टिकट दिया, दोनों बार हार गया। और आपने आरसीए में किस तरीके से रामेश्वर डूडी जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, उनको परास्त कराने के लिए क्या क्या हथियार यूज किए। तो कहीं न कहीं बजरी की आड़ में जो सियासी बाटियां सेकी जा रही है वो चिंताजनक है। और बजरी माफियाओं ने कितने हादसे राजस्थान में कर दिए, ये चिंताजनक विषय है। और बजरी के लिए एम्स सैंडस्टोन नीति भी लेके आए हैं 25 से 26, जो सैंडस्टोन की जो नई माइन शुरू हुई है। लेकिन सबसे बड़ा गेम है कि जो नदियां हैं, उन नदियों का क्या होगा। जैसे रियाबड़ी की हालत है, वो नदी बंद हो जाएगी और वो नदी बंद हो जाएगी तो 20 से 22 गांव पानी पीने को तरस जाएंगे। जो आधुनिक भागीरथ कहा जा रहा है भजनलाल जी को, भजनलाल जी आपके आसपास जो सलाहकार है उनसे पूछिए कि वहां पानी ही खत्म हो रहा है। तो आपको जो एक तरफ आप चंबल का पानी ला रहे हो, एक तरफ माही का पानी ला रहे हो, एक तरफ यमुना का पानी ला रहे हो, एक तरफ 20 से 22 गांवों में कंठ तरने जो तर नहीं होंगे, वो पाप भी आप कमाओगे। तो इन बजरी माफियाओं का जो आतंक था पिछली सरकार में, सबको पता है किस तरीके से बजरी माफिया और सरकार के लोग मिले हुए थे कांग्रेस में, किसी से छुपा हुआ नहीं। ये तमाम लोग मिले हुए थे, किस तरीके से बजरी का अवैध स्टॉक किया गया था। और उसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता जो अशोक गहलोत के राइट हैंड थे, उनका नाम भी आया था। तो ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस दूध की धुली है। लेकिन आज बजरी जो पिछली इनकी सरकार में 1700 रुपए टन थी, आज 1350 रुपए टन मिल रही है, पहले 1200 रुपए टन थी। ये एक सही कदम है। लेकिन बजरी माफियाओं पे लगाम लगाने के लिए आपको कहीं न कहीं सुमित गर्ग जी हमारे साथ। सुमित गर्ग जी, यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो बताया गया मिथिलेश जी की तरफ से। और देखिए यहाँ पर मदन राठौर भी कह रहे थे कि हमने तो व्यवस्था को बदला है, व्यवस्था इस तरीके से बदली है कि हमने ठेके देना शुरू किए गए, छोटे छोटे ठेके दिए। हाँ मानाराम जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जरा सुमित जी से, क्योंकि वो पूरी कटिंग वटिंग लेकर आए थे, सर इसका तो जवाब दे दीजिए, क्या व्यवस्था की थी आपने? बिल्कुल मैं बता देता। मनु जी, जहां तक बात ये बीजेपी वालों की कर रहे हैं, तो रियाबड़ी में तो इनका चेयरमैन ही कह रहा है। चेयरमैन का बयान पढ़ देता हूं। इनका चेयरमैन, नगर पालिका चेयरमैन गिरधारी लाल माली ने बताया, रिया क्षेत्र में नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, नागौर के पुलिस अधीक्षक, मेड़ता के वर्तमान विधायक सहित भाजपा के 5 विधायक और 1 दर्जन नेता बजरी खनन में शामिल है। ये इनका आदमी कह रहा है। हो क्या रहा है कि जब
कोई कार्रवाई करता है तो ये सुमन गुजर एक प्रशिक्षु आरएएस अधिकारी थी, उसने जब इनके एक नेता का ट्रैक्टर पकड़ लिया तो उसका डिमोशन कर दिया। तो सरकार खुद लगी हुई है, सरकार खुद चाहती है कि बजरी माफियाओं का संरक्षण, उसके चलते इनके खिलाफ जो मामले दर्ज होते हैं वो आगे हो गए। आधे होने के चलते ने जब खुद ने ऐसे किया था कि हाँ मेरे कार्यकाल के अंदर बजरी माफिया बनते थे, अपना उसके बारे में जवाब दीजिए। आप क्यों आप अपने जो अशोक गहलोत के स्टेटमेंट है उससे इधर उधर क्यों हो रहे हो आप? जब हम ये कह रहे हैं कि रेट 1750 से 1300 रुपए प्रति टन हुई है तो क्यों कम हुई है? यानी कि हमने खनन माफिया के ऊपर अंकुश लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ रहा है। सुमित जी सुनो बात को, उच्चतम न्यायालय को खनन माफिया पे अंकुश लगाने के बाद में बजरी माफिया से उच्च न्यायालय को छोटे छोटे पट्टे अलॉट किए इस प्रदेश में 255 के लगभग छोटे छोटे पट्टे अलॉट किए। आपने तो बड़े बड़े खान अलॉट करके उनपे भ्रष्टाचार किया था। एक मिनट सुमित जी, सुरेश जी, मानाराम जी बोलना चाह रहे हैं इसमें, मानाराम जी जल्दी से अपना सवाल कीजिए और इसके बाद सुरेश जी जवाब दीजिएगा। ज्योति मिर्धा का नाम लगातार सामने आया, आरएलपी की तरफ से भी आज पोस्ट जारी किया गया था, उसमें भी उनका नाम का जिक्र था और यहाँ पर खुद अब कांग्रेस की तरफ से बात का जिक्र किया गया। ठीक है सर आपकी बात हो गई है। मानाराम जी जल्दी से अपना सवाल रखिए। मनोराज जी, पिछले 20 दिनों से आंदोलित थे रियाबड़ी के 20 गांवों के लोग। हम वहां पर गए, हनुमान बेनीवाल जी वहां पर गए और कम से कम 7-8 घंटे का आंदोलन वहां चला। हनुमान बेनीवाल जी खुद मौजूद थे। उसके बाद में प्रशासन आया, पुलिस एडिशनल एसपी आए, सबके बीच में 3 बजे सहमति बनी कि जो भी बजरी के ढेर जो पहाड़ रूप में अवैध खनन करके वहां इकट्ठा किया है उसका ड्रोन सर्वे होगा। 30 फीट गहराई तक अवैध खनन हुआ, उसका ड्रोन सर्वे होगा। सारा सर्वे होके 2 महीने तक कोई काम नहीं होगा। उसके बावजूद आप देखिए कल कई दिनों से लेके जा रहे हैं, जो बजरी वहां जो खोद के जो पहाड़ लगाए वो लेके जा रहे हैं पुलिस के संरक्षण के बीच में, बीजेपी के नेताओं के सामने। और फिर वहां पर जब लोग आंदोलित है उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सारी सहमति बनने के बाद जब पुलिस प्रशासन ने सबने कह दिया कि 2 महीने तक कोई कार्य नहीं होगा, यहाँ पर सारा ड्रोन सर्वे करा के सारी रिपोर्ट दी जाएगी, सारी जांच की जाएगी, उसके बावजूद बजरी माफिया बेखौफ होकर आप देखिए वहां से बजरी लेके अवैध जा रहे बजरी माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सुरेश गर्ग जी आप ये बताइए, सहमति को मान नहीं रहे हैं अवैध बजरी माफिया और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की मौजूदगी में। 11 लोग घायल हो गए, सर कैंपर उनके सामने चढ़ा दी गई है। इससे ना शर्मनाक क्या होगा? एक मिनट सर, सुरेश जी से, सर मेरे पास वक्त कम है, सुरेश जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। सर जवाबदेही उनकी है ना, जवाबदेही उनकी है, उनसे ले लेते हैं। अरे सर आप लोग सवाल पूछने में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड है, जवाब देने में नहीं है क्या? आप लोगों के सवालों का इतना जवाब देंगे सुरेश जी? करने की वजह से ये लोग सुमित जी अब सवाल भी आप पूछेंगे, जवाब भी आप देंगे। आप विपक्ष में हैं, आप सरकार भी है। कांग्रेस के अरे सुमित जी आप विपक्ष है ना, भ्रष्टाचार के पाप बार-बार निकल रहे हैं तो ये डरे हुए हैं। दिस इज नॉट फेयर। कमाई रुक रही है, सुमित जी दिस इज नॉट फेयर। सुमित जी हो रहा है, जब काली कमाई रोक दी हमने काली कमाई रोक दी तभी तो अशोक गहलोत जी को दर्द हो रहा ना। 5 साल तक भू माफियाओं को पनपने दिया इन्होंने। अभी भी 18 महीने से किसकी सरकार है? सुरेश जी 18 महीने से किसकी सरकार है? मनु जी 18 महीने से किसकी सरकार है सर? जवाबदेही किसकी है? मिथिलेश जी कुछ कहना चाह रहे, जोड़ना चाह रहे हैं। मनु जी हमने मनु जी हाँ जी मिथिलेश जी जल्दी से उनको रोका है, राजस्व की बढ़ोतरी मनु जी मेरा रोका है तो पुलिस की मौजूदगी में सब कैसे हो जा रहा है? कैंपर चढ़ा दे रहे हैं आम लोगों आदमी पर। का मुख्यमंत्री अगर भजनलाल जी हैं, किसान के बेटे मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं, तो रियाबड़ी में जो किसान है उनको पट्टे दे दीजिए कि वो अपने खेत में से अपना सामान निकाल के बेचे। अगर वो वाकई किसान के बेटे हैं, अटारी में जन्म लिया है किसान के घर में और किसान के घर में आम आदमी का मुख्यमंत्री बना है, तो सबसे पहले संकल्प ले कि इन माफियाओं की कमर तोड़ेंगे। कांग्रेस से आई है ज्योति मिर्धा और उनकी जो ज्योति मिर्धा के बिल्कुल बिजनेस में था। क्लोजिंग कमेंट सुरेश जी, क्लोजिंग कमेंट। चलिए मेरे पास बहुत इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर ये मुद्दा बहुत अहम है, लेकिन इस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत आपको देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार सिस्टम कब मजबूत होगा जो अवैध खनन बजरी माफियाओं का सामना कर पाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर।